एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल। आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, किसी सॉलिड के सरफेस पे, सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जब कोई दूसरे पदार्थ के, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल आकर के उस सरफेस पर बैठते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अभी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि मान लो कोई एड्सॉर्बेंट है जिसके सरफेस पे कोई गैस आ रही है एड्सॉर्ब होने, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा कि देखो गैस के पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होंगे वहां पे, क्योंकि वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इसलिए ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। मैं आपको अभी बताया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज़्यादा स्टेबल। तो उन लोग आते हैं, बैठते हैं, लेकिन सतह को छोड़ भी देते हैं और छोड़ के आगे निकल भी जाते हैं। उसकी जगह दूसरे लोग लेते हैं, उन लोग आते हैं, वो चले जाते हैं। ये प्रोसेस आना जाना चलता रहता है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि साम्यावस्था, साम्य की स्थिति बन जाती है। और किन के बीच साम्यावस्था रहती है? पार्टिकल्स का वहां बैठना, फिर उनका जाना, दूसरे लोग को आना, फिर जाना, ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं गतिक साम्य, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। उस पर यह देखा गया कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ती है। एड्सॉर्प्शन की मात्रा भी, यानी कि जो उस पे जो जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसमें चिपकने, उनकी मात्रा बढ़ती है। आप ग्राफ देख सकते हैं, एक तरफ लिखा है एड्सॉर्प्शन की मात्रा और एक तरफ लिखा है प्रेशर। एड्सॉर्प्शन की मात्रा को मैंने किससे व्यक्त किया, किससे डिनोट किया, एक्स बाई एम। वो एक्स बाई एम क्या है उसको सुनो। एक्स बाई एम क्या है पता है? ऊपर वाला जो एक्स है ना, वो है अधिशोष्य की मात्रा, यानी जो चीज आकर के एड्सॉर्ब हो रही है उसकी मात्रा। एड्सॉर्बेट क्वांटिटी ऑफ, या है ना, उसकी मात्रा है, एड्सॉर्बेट की मात्रा है एक्स। और एम क्या है बताऊं? एम जो है अधिशोषक की मात्रा। अधिशोषक मतलब कि एड्सॉर्बेंट की मात्रा है। नीचे वो चीज जिस पर एड्सॉर्ब हो रहा है, ऊपर वो चीज जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है, उनकी मात्राओं का रेशियो को बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। यानी कि क्या बोल सकते हैं अपन इसको, इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे अपन इसको, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और वो गैसियस है, गैस है मतलब कोई। हाँ, अब आप ग्राफ को देखो सर, सुनो मेरी बात, इन दोनों ग्राफ को फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, आप इसको देखो जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे खींचा गया है। ग्राफ आपको कैसे नजर आ रहा है सर? तो ग्राफ आपको उठता हुआ, चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या पता है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ रही है, मतलब कि उस पे एड्सॉर्ब होने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर बढ़ रहा है, उनको प्रेशर और दबाव मिलेगा तो और ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे। लेकिन आप ग्राफ देखो, ग्राफ सीधा उठ नहीं रहा है, आगे चल करके वो टेढ़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या पता है? सीधा उठता है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ाते जाओ, एड्सॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती जाएगी। प्रेशर बढ़ाते जाओ, एड्सॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उन लोग और चिपकेंगे और चिपकेंगे और चिपकेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन की मात्रा नहीं बढ़ती, वो फिक्स होने लगती है। फिक्स होने का सबूत आपको मिल रहा है ग्राफ के टेढ़े होने से। ऐसे मतलब टेढ़ा बोलने का मतलब है कि ग्राफ पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के। आप देखो ना, जो कि सीधा ऊपर उठना चाहिए था वो ऐसे हो रहा है। ऐसे होने का मतलब आप देखो, शुरू शुरू में प्रेशर बढ़ रहा है तो एड्सॉर्प्शन की मात्रा, जैसे ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखे ना, समझ जाओ इसकी मात्रा बढ़ रही है। और जहां ये ऊपर उठना थम जाए या बंद होने लगे, समझ जाओ अब एड्सॉर्ब होना वो बंद कर दिया है। और ये काम कहाँ से पता है? देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब ये मुड़ रहा है यहाँ से, मतलब हो गया भैया, प्रेशर तुम कितना बढ़ा लो, एड्सॉर्प्शन की मात्रा अब नहीं बढ़ने वाली, वो जाके थम जाएगी और एक समय बाद तो फिक्स हो जाएगी। जहां ये ग्राफ कंप्लीटली इस लाइन की सीध में आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, वहां पे एड्सॉर्प्शन और आगे नहीं बढ़ेगा और अधिशोषण नहीं हो सकता। अगर तुमको और अधिशोषण करना ही है तो अब टेम्परेचर को बदलना पड़ेगा। अब देखो ये ग्राफ किस पे खींचा गया है? अब -29 पे ये ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर है, यानी इस ग्राफ में एड्सॉर्प्शन का अंतिम लिमिट ये वाला था। इस टेम्परेचर पे जब 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन ग्राफ खींचे तो उसकी
अंतिम लिमिट, ज्यादा से ज्यादा कितना एड्सॉर्ब हो सकता है उसका लिमिट यहां तक दिखा बस। अब टेम्परेचर घटा लिए, ग्राफ वैसे ही बना है सर, ग्राफ का रूप वही है, बस फर्क किस बात का है, टेम्परेचर घटाने से ग्राफ ऊपर उठ रहा है, मूड वो भी रहा है, नीचे वाला भी मुड़ रहा है, ऊपर वाला भी मुड़ रहा है, ऊपर वाला ऊपर उठ के मुड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा ऊपर गया है तब मुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कम टेम्परेचर पे काम वही है, प्रेशर बढ़ा रहे हो अब भी, लेकिन अब एड्सॉर्प्शन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हुई। अब इसकी लिमिट देखो कहां तक जा रही है, यहां तक गई, इसकी तुलना में ज्यादा ऊपर गया है। इसका मतलब कि टेम्परेचर कम करने से, तापमान कम करने से एड्सॉर्प्शन में थोड़ी वृद्धि हुई है। और टेम्परेचर कम करो, हाँ और वृद्धि हुई है, प्रेशर बढ़ाने से ही एड्सॉर्प्शन में और वृद्धि हुई है ना। तो जहां प्रेशर का रोल खत्म हो जाए वहां टेम्परेचर कम करो एड्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सतह पे बैठे हैं वो भी छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे, क्योंकि उनके हीट, उनको एनर्जी मिलेगी ना। हाँ उल्टा होने लगेगा, वो करेक्ट बोल रही है, उड़ जाएंगे वापस, एड्सॉर्प्शन नहीं होगा फिर, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। और इसी आधार पर एक स्टडी करके, इसी चीज को एक स्टडी करके फ्रेंडलिक ने एक कर्व दिया और एक रिलेशन भी दिया, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल, दिख रहा है क्या। और वो 1909 में उसने एक रिलेशन दिया, अधिशोषण की सीमा यानी लिमिट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। देखो क्या रिलेशन दिया फ्रेंडलिक ने, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो उसके द्वारा जो दिया गया रिलेशन था वो ये है, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी के पावर 1/n, जहां x और m का अर्थ आप लोग जानते हो, अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा, यानी कि ये एड्सॉर्बेंट, और इस पूरे को बोलते हैं लिमिट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि कितना ज्यादा अधिशोषण हो सकता है वो ये। के कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, और एन कोई नंबर है, हमेशा एक से ज्यादा होगा। एन की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होगी। वो अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे अच्छे से, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एम क्या है, एड्सॉर्बेंट की मात्रा, और एक्स क्या है, एड्सॉर्बेट अधिशोषित, जो उस पर अधिशोषित हुई है गैस उसकी मात्रा है, ठीक है। और ठीक है, और पी प्रेशर है, के और एन स्थिरांक है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ खींचते हैं। मैं इसके दोनों पक्षों में लॉग लेता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ बिकॉज अब मेरे को, हाँ चलो लॉग लो, क्या होगा बताओ। ये लॉग ले लिया एक्स बाई एम, इधर लॉग ले लिया के पी 1/n। आपको पता है लॉग एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है कि नहीं होता है बताओ। तो कितना होगा बताओ, लॉग एक्स बाई एम, लॉग एम एन मतलब होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको एम मानो इसको एन मानो, क्या होगा बताओ, लॉग के, ठीक है। चलिए ये हो गया लॉग एक्स बाई एम, लॉग के 1/n सामने आता है, आपको पता है ये फॉर्मूला, लॉग एम की घात एन, एन लॉग एम होता है, लॉग एम के पावर में एन, तो क्या होता है ये पावर वाला कूद के सामने आ जाता है, एन लॉग एम, हमने यूज किया इसको, ठीक है। तो 1/n लॉग पी हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले इसको बाद में लिखता हूँ, तो जाएगा लॉग एक्स बाई एम 1/n लॉग पी और प्लस लॉग के, इसको समीकरण एक बोलो और इसकी तुलना करो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस सी। ये y की जगह नजर आएगा, ये m की जगह नजर आएगा, ये x की जगह और ये c की जगह। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं सर, अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो चलिए देखिए कैसे मिलते हैं वो ग्राफ, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाता हूँ मैं, समझ में आया, ये वाला समझ में आया बढ़िया, बस एकदम ईजी है।
लिए नहीं है हम कहाँ लिए, हम तो लॉग लिए, लॉग लेने के बाद आगे बढ़े। तो इक्वेशन जिस रूप में हमारे को हमको प्राप्त हुआ, जिस रूप में वो इक्वेशन बना, मिला मिला, तो हमको देखने से लगा अरे ऐसा इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का होता है। अरे ऐसा इक्वेशन किसका होता है, हाँ हाँ, और वो हमको याद भी है, y इक्वल mx प्लस सी। तो हमने सोचा भी नहीं था और वो मिल गया। ये हमने नहीं लाया, ये इसके लाने के पीछे श्रेय इसका है। ये खुद उसी रूप में प्रकट हो गया करके हमको इससे इसके रूप में इसको देखना पड़ रहा है, मजबूरन देखना पड़ रहा है। तो चलिए, हाँ सुनते हो। तो y की वैल्यू क्या है, log x बाई एम है ना, यानी इधर कौन है, log x बाई एम है, x बाई एम, x की जगह सॉरी वो x की जगह दिख रहा है log p, है ना। और आप मुझे बताइए, ये ग्राफ बन गया जिसमें ये ग्राफ y एक्सिस को ओरिजिन से जितनी दूरी पर काट रहा है c, और उसके जगह पे आपको दिख रहा है log k, और इस ग्राफ की जो ढाल है, जो स्लोप, वो है 1/n। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ ना एक काम करेंगे कि n की डिफरेंट वैल्यूज के आधार पर ग्राफ का नेचर देखेंगे। n की वैल्यूज के आधार पर ग्राफ का नेचर, ये वाला ग्राफ तो बन गया। अब मैं इसमें काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा, पूछ लीजिएगा कहीं पे डाउट रहेगा तो। निम्न अपकरण गमन कितने, ठीक है। अभी आपने देखा था, मैंने यहाँ पर प्रेशर के बीच और x बाई एम के बीच ग्राफ बनाया था, तो हमको ऐसा नजर आ रहा था। इसके पहले वाला ग्राफ याद करो आप, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सुनो, मैं वो वाला ग्राफ भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। ये इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये देखो, आप इसको देखो और 3 स्थितियों की बात करो। कितनी स्थितियों की, निम्न दाब पर यानी एट लो प्रेशर, निम्न दाब पर जो ये x बाई एम है वो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों बताऊं, आप याद करो इसके पहले वाला ग्राफ कैसे बना था। शुरुआत में एकदम सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा जा रहा था मतलब कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना। इसका मतलब n का मान 1 होगा, क्योंकि आप n का मान 1 रखोगे तभी तो 1/1 रख के p बस मिलेगा आपको। मुझे बरोबर समझना, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये रिलेशन, वही रिलेशन आपको लेके चलना है। आपको बस ये रखना है कि लो प्रेशर में क्या होगा। तो सर लो प्रेशर में हमको ग्राफ सीधा दिखाई देता है, सीधे दिखाई देता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर मतलब आपको तुलना भी करो ना, लो प्रेशर में एड्जॉर्प्शन कैसे होता होगा, प्रेशर कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि कम प्रेशर में वो वाली दिक्कत नहीं होती। सर जब हम लोग बोल रहे थे ना प्रेशर बढ़ाओगे तब भी एड्जॉर्ब नहीं होगा, वो सिचुएशन कब मिलती है, जब आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ाए। शुरुआत में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में तो प्रेशर बढ़ाते जाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। शुरुआत में तो ये लो प्रेशर की बात चल रही है ना अभी, तो शुरुआत में एड्जॉर्प्शन बढ़ता है प्रेशर बढ़ाओगे तो, इसका मतलब ग्राफ हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा और सीधा सीधा उठता हुआ दिखेगा। क्लियर है, इस सूत्र को उससे तुलना करोगे, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लूंगा, केपी आएगा। अब इसको उससे तुलना करोगे तो फर्क किस बात का दिख रहा है, 1/n का। तो 1/n यहाँ गायब दिख रहा है, गायब कब दिखेगा, जब आप n की जगह 1 रखोगे। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि इस स्थिति में, इस पोजीशन में, इस केस में n का मान 1 होगा, बस। क्यों, क्योंकि शुरुआत में जब प्रेशर कम होता है उस समय ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होती है, बता रहा हूँ है ना। हाँ, अब धीरे धीरे से आप अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, तेज कर रहे हो प्रेशर, मान लो आपने भयंकर ज्यादा प्रेशर कर दिया, तो आप देखेंगे कि हाई प्रेशर पे, बीच की बात मैं बाद में करूंगा, हाई प्रेशर पे आप देखना ग्राफ कैसे हो जाता है। इसके पहले वाला ग्राफ बताया था मैं आपको, जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ उठने के बजाय सीधा हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे वो वाला ग्राफ तो बन गया,
अब देखो इसका मतलब क्या है सर कि जब n का मान आप बहुत बड़ा रख दोगे कितना, तो अब बताओ क्या होगा। उसी रिलेशन को याद करो आप, x बाई एम के पी वन बाई एन। एन का मान अनंत रखेंगे तो वन अपॉन अनंत जीरो हो जाएगा, तो p की घात जीरो मतलब वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? n की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो, और p रेज़ पावर जीरो मतलब वन, यानी ये चीज हट ही जाएगी तो बचेगा कौन, k मतलब कांस्टेंट। यानी कि जो आप एड्सॉर्प्शन की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, फिक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अब ग्राफ थम गया, ये ग्राफ ऊपर बढ़ना बंद कर दिया मतलब वो चीज फिक्स हो गई है। वो चीज क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, एन का मान अनंत हो जाएगा। तो आपको अब एन का मान अनंत मतलब कौन सा वाला केस है, एट वेरी हाई प्रेशर पे जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर वहां से क्या हो चुका है, हट चुका है। अब तुम कितना प्रेशर बढ़ा लो वो अब सीधा ही जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब वो प्रेशर से अब उसका कोई नाता नहीं रहा। ऐसा कब हो रहा है, जब एकदम हाई प्रेशर की बात है, प्रेशर वहां से हट ही गया, आप देख लो। समझ में आ रहा है? तो ये आपका दूसरा केस हुआ। कौन सा केस हुआ ये आपका, दूसरा केस हुआ, उच्च दाब पर। ठीक है, अब मीडियम प्रेशर पे, मीडियम वाली कहानी, ये वाली मीडियम वाली कहानी दिख रहा है। अब बताओ इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फर्क है? ये ग्राफ सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा था तो समानुपाती था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधा तब होता है जब वो घात एक थी, कोई चीज के एक घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक चीज दूसरी चीज के एक घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक घात मतलब कि ग्राफ सीधा बनेगा, याद रखना, सीधी लाइन बनेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कोई चीज किसी चीज के दो घात या एक बटे दो घात फलानी घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ जाओ वो ग्राफ अब मुड़ के बनेगा। इसका मतलब कि तीसरा वाला केस, यानी यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, जिस समय वो न तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये वाला कौन सा केस है, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होता है, जब एन का मान अनंत हो गया। बात समझ आ रही है? तीन केस बनाने, मैंने पहला और तीसरा बनाया, अब दूसरा बना रहा हूँ। पहले केस में क्या है, हाँ प्रेशर का पावर वन कब होगा, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और लो प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाते जाने से एब्जॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ेगी, जैसा आपने अभी समझा था। हाई प्रेशर पे क्या होगा, एकदम यहाँ हाई प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब एब्जॉर्प्शन की मात्रा कांस्टेंट हो गई, मतलब प्रेशर से उसका कोई मतलब नहीं है, प्रेशर तुम कुछ भी करो वो फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? और ग्राफ से आपको ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके और इसके बीच के रास्ते में ग्राफ सीधा नहीं दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है, कर्व के रूप में दिख रहा है। तो कर्व के रूप में दिख रहा है मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स बाई एम पी के पी वन बाई एन। इसमें एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू, वो डिपेंड करता है कि कम मुड़ रहा है तो एन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी मत रखना, ज़्यादा मुड़ रहा है तो वहाँ एन की वैल्यू, उसके मुड़ने के साथ एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मुड़ के सीधा हो जाएगा तो एन की वैल्यू अनंत हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, बस यही तीन केस आपको पढ़ने हैं। और आपने बड़ी अच्छा यहाँ पे भी दिखा दिया, ये वाला कौन सा केस है जिसमें एक्स बाई एम के पी के बराबर होता है। ये वाला कौन सा केस है जिसमें एक्स बाई एम के बराबर होता है, वहाँ पी की घात क्या हो चुकी होती है, तभी वो वन हो चुका होता है। और ये वाला कौन सा केस है जिसमें एक्स बाई एम के पी वन बाई एन होता है। एन के बढ़ने के साथ साथ ग्राफ मुड़ते जाता है, एन का मान 2 रखोगे थोड़ा सा मुड़ेगा, 3 और मुड़ा, 5 और मुड़ा, बढ़ते बढ़ते अनंत हो गया, सीधा हो गया। सुन में? तो ये 3-4 केस हुआ, वो ग्राफ समझा आपने। वो जो ग्राफ है उसको बोलते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये उस पर एड्सॉर्प्शन की मात्रा पर प्रेशर का इफेक्ट बता रहा है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं बताओ ना?